हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनल वीडियो ऑफ कैपेसिटर। ये हमारा इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हमारा कैपेसिटर का आप इससे पहले देख लें, ये रिकमेंडेड है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है उसका आगे कंटिन्यू होंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे प्रिपरेशन से रिलेटेड ये सारी पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं। चलिए आज के वीडियो को हम अपने शुरू करते हैं। तो आई होप आप सबकी तैयारी से चल रही होगी और नोटिफिकेशन का तो पता नहीं, लेकिन जल्दी आना चाहिए। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रिपेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी और चली जाएगी। 1 लाख में से कितना मुश्किल से 400-500 लोग जा पाएंगे, क्योंकि उतनी उनकी कैपेसिटी है ट्रेनिंग की। अगर मे भी वो एक बार में ज़्यादा रिक्रूट कर लें, ट्रेनिंग एक से ज़्यादा बार में करवाएं, तब तो कुछ हो सकता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कैपेसिटर पे चार्ज वगैरह निकालना, यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे। साथ ही हमने देखा था बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, और ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले में देखे थे। एनर्जी कैलकुलेट करना भी सीख चुके हैं। अब उसके आगे मतलब हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से अभी तक हमने देखा कि बिना चार्ज के जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो है कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स। मतलब अब ऐसे कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं जिनका चार्ज हमें पहले से कुछ है, और उन चार्ज कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो कैसे होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक ये कैपेसिटर है। देखो ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V1 से, इसको V2 से, तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा दोनों पे। इस पे मान लो ये Q1 चार्ज आया और इस पे Q2 चार्ज आया। तो अब हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ये जो पॉजिटिव वाला प्लेट है ना, इसका पॉजिटिव प्लेट को दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कर रहे हैं। मतलब इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव दोनों को मिला के एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ये बोलते हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करना। तो देखो अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला बेसिक फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे। इनिशियली चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2, इतना कैपेसिटर पे चार्ज था, जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। तो देखो Q1 प्लस Q2 जो इनिशियली था वो क्या लिख सकते हैं उसको, C1 इसका कैपेसिटेंस है, V1 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो C1 V1। और सिमिलरली ये वाला जो हमारा आएगा ना, ये C2 V2। तो ये हमने लिखा C1 V1 प्लस C2 V2। और ये फाइनली जब हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज दूसरा आ जाएगा, लेकिन वो चार्ज जो भी आएगा वो दोनों ये पैरेलल में कैपेसिटर से लगे हुए हैं। ये दोनों देखो पैरेलल में क्यों है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, पूरा ये जीरो है। और ये पूरा VC, VC क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो अगर ऐसे लिखते हो आप, तो देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब दोनों सेम पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी पैरेलल में है। तो अब हमें सबसे पहले इस पे चार्ज निकालने का क्या करना चाहिए? देखो कैपेसिटर्स तो हमें पता है पैरेलल में है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। लिख देते हैं C1 C2। अब देखो चूंकि ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो इधर C1 प्लस C2 करके हम लोग लिख देंगे। लेकिन ये जो कॉमन पोटेंशियल है ना, अगर हम लोग ये निकाल पाए तो हम लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? ये जो कॉमन पोटेंशियल, ये जो हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा इनटू सी इक्विवेलेंट, इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट आएगा ऐड करके इनटू कॉमन पोटेंशियल, ये करेंगे तो चार्ज आ जाएगा इन कैपेसिटर्स पे। देखो जो नेट चार्ज आएगा वो सी इक्विवेलेंट टू वी कॉमन। अब यहाँ से देखो ये हमें मालूम है C1 V1, C2 V2 भी मालूम है, और C1 प्लस C2 हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से जो V कॉमन निकल के आता है ना, वो आता है यही C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। ये हमारा निकल के आ जाता है इक्विवेलेंट ये कॉमन पोटेंशियल। अब एक बार कॉमन पोटेंशियल निकाल लिए तो चार्ज निकल जाएगा ना, जो हमारा कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो इस पे भी आप निकाल सकते हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता है VC माइनस जीरो, यानी VC इंटू C1, Q1 आ जाएगा, VC इंटू C2 आपका Q2 आ जाएगा। तो इजीली आप चार्ज कैलकुलेट कर पाओगे। हीट लॉस का देखो एक फॉर्मूला आता है, हीट लॉस इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यहाँ पे V1 और V2 क्या है? इनिशियल जो हमारा पहले पोटेंशियल था और बाद में जो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है।
तो देखो ये आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला याद रहता है तो भी अच्छा, नहीं याद रहता है तो फिर वही करना पड़ेगा आपको, फाइनल चार्जेस निकालना पड़ेगा दोनों पे, जो फाइनल चार्ज आएगी इस पे और इस पे, उसके बाद चार्ज का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और चार्ज के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c, ये फॉर्मूला काम आएगा। वैसे डायरेक्टली ये याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमारा देखो, अगर इस बार क्या करें हम, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब देखो इस पे चार्ज आया Q1, इस पे आया Q2, लेकिन इस बार हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं और इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। इस बार सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन गया, इसका प्लस और इसका माइनस कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो कोई ये जो कनेक्टेड प्लेट होती है ना, इनका हम लोग चार्ज हमेशा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या चार्ज हो जाएगा, Q1 प्लस माइनस Q2, Q1 प्लस माइनस Q2, ये इक्वल कैसे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका C1V1, और नीचे वाला ये हो जाएगा C2 इंटू V2। तो C1V1 और ये प्लस और माइनस को मिलाकर हमने माइनस कर दिया, C2V2 इक्वल्स टू अगेन C इक्विवेलेंट, मतलब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर ये C1 है और ये C2 है तो C1 प्लस C2 इंटू इनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है VC। अब देखो यहाँ से फिर से हम VC निकालेंगे तो क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका अगर यूज करेंगे तो C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। इस केस में जो हीट लॉस आएगा ना, ये ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे देखो ये बस बीच में जो माइनस आ रहा था वो जब हम अपोजिट प्लेट्स को कनेक्ट करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, V1 प्लस V2 का स्क्वायर। क्योंकि देखो जब अपोजिट प्लेट का को आप कनेक्ट करते हो ना, तब उस केस में चार्ज का जो फ्लो होता है ना वो ज़्यादा होता है, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, और जब ज़्यादा अमाउंट में जाएगा ना हीट लॉस ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो डेल्टा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जब डेल्टा क्यू चार्ज ज़्यादा जा रहा है एक चार प्लेट से दूसरे प्लेट पे, हम लोग को डेल्टा क्यू का मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हीट लॉस बढ़ेगा, तो इसीलिए देखो यहाँ पे प्लस हो गया। नेक्स्ट हमारा है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज हमने देखा क्या होता था, वहाँ पे ये 5 कैपेसिटर्स होती थी, तो देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे इसका इसका रेशियो इक्वल आता था इसके और इसके रेशियो के, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में फिर हमें प्रॉपर यूज करना पड़ेगा जो नोडल एनालिसिस या फिर जिसको हम लोग जंक्शन रूल बोलते थे वो वाला। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखेंगे। तो देखो ये हमारा अगर बैटरी है तो इधर हमने मान लिया 0, तो यहाँ भी 0, ये भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो इधर साइड 0 से हम लोग बैटरी के थ्रू जा रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 10, और ये पूरा ये लाइन 10 हो जाएगा। अब इधर हमें पता है 0 वोल्ट, इधर पता है 10 वोल्ट, बीच में यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, तो हमने मान लिया यहाँ पे X पोटेंशियल है और यहाँ पे Y पोटेंशियल है। अब सेम जो हम ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेम वही करेंगे। यहाँ पे देखो एक चीज और समझ लो, ये जो मान लो ये पूरा का पूरा जो ये है, इसका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, उसको मान लिया C इक्विवेलेंट आएगा। अब वो जब C इक्विवेलेंट आएगा तो कितना, हमारा बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो इससे कुछ चार्ज फ्लो किया होगा, कितना चार्ज जाएगा, जो चार्ज होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू वी, C इक्विवेलेंट इंटू वी, वो इक्वल टू होगा Q नेट। यहाँ पे वही लिखा है Q नेट इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू 10 वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, नेट चार्ज कितना आ रहा है, अगर आप एक प्लेट पे बात कर रहे हो, मतलब टोटल चार्ज कितना आएगा, तो टोटल चार्ज नया तो इतना ही आएगा ना, ये Q1 प्लस Q2, बस यही तो टोटल चार्ज आएगा। अब यही आगे यहाँ पे माइनस Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही चार्ज जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन नेट चार्ज जो इन दो प्लेट्स पे डायरेक्टली दिख रहा है ना, बस उतना ही चार्ज यहाँ बैटरी से फ्लो करेगा, ये सबसे खास बात है। और इस केस में जितना चार्ज फ्लो करेगा ना, क्यूनेट फ्लो कर रहा है, मान लो यहाँ से बैटरी से इस प्लेट से उठ के इस प्लेट तक जा रहा है, तो ये जो प्लेट दिखा रहा है ना, ये इधर का यही दो प्लेट का चार्ज जो है ना वो इसके चार्ज के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चला, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू क्यू नेट, और ये इक्वल है C इक्विवेलेंट इंटू 10। इसका हम लोग सबसे लास्ट में यूज करेंगे C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो अभी देखो ये x माइनस 10, सबसे पहला रूल हम लोग हमेशा मानते हैं, जिस पॉइंट को हम लोग ये कंसिडर किए हैं x या y माने हैं उस वो सबसे हाई पोटेंशियल है। तो देखो x माइनस 10 इंटू 1, एक्स माइनस 10 इंटू 1, नेक्स्ट x माइनस वाई इंटू 2,
तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इंटू टू, फिर यहाँ से x माइनस जीरो इंटू टू, ये आ गया। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ये इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट देखो पॉइंट y के लिए क्या लिखा है, y माइनस टेन इंटू टू, वाई माइनस टेन इंटू टू। नेक्स्ट यहाँ से y माइनस एक्स इंटू टू, वाई माइनस एक्स इंटू टू, फिर y माइनस जीरो, यहाँ y माइनस जीरो इंटू वन। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा 5y माइनस टू एक्स इक्वल टू 20। अब देखो इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से कर दिए, इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हमें ये वाला दो इक्वेशन मिला, इन दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ से y की x की वैल्यू हमारी निकल के आई 30/7। अब जब x की वैल्यू निकल गई, पहले y की निकली y इक्वल्स टू 40/7, उसका यूज करके हमने x का वैल्यू निकाल दिया 30/7। ये वोल्ट्स में आएंगी, इनकी यूनिट्स वोल्ट होंगे। अब देखो हमें मालूम है, मान लो पोटेंशियल मालूम चल गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम, Q1 लिख सकते हैं इजिली, Q2 भी लिख सकते हैं। Q1 क्या है, देखो इस पे का चार्ज, ये वाला। तो कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू मालूम है, x माइनस टेन इंटू सी, यानी Q1, ये Q1 दे देगा। और यहाँ से देखो y माइनस टेन इंटू टू, ये Q2 दे देगा। और Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू 10, यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो अब यहाँ से हमें मिल जाता है क्यूनेट मिल गया, देखो क्यूनेट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये हमारा आ गया 10/7। अब क्यूनेट मिल गया हमें ना, तो इसको सी इक्विवेलेंट इंटू वी जो ऊपर में हमने निकाला था, वहां से सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, क्यूनेट बाई वी। अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट हम इजीली निकाल सकते हैं, ये क्यूनेट बाई वी इक्वल्स टू 10/7। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनल अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे कैलकुलेट करना होता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस तो कम है, लेकिन अगर आता है तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। नंबर्स के साथ डील करोगे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 2.5 मिनट लग जाए, लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसा इजी डेटा के साथ वो लोग देंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद का पार्ट। ये देखो ये क्वेश्चन हमारा, मान लो एक यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पे यूनिट जानबूझ के छोड़ा हुआ है, सारा यूनिट मान लो फराड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़े, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, हमारा पर्पस मेनली है सीखना कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन तो आप इजीली सीख जाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 जो कैपेसिटर सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका एक इजी तरीका है, ये 6 और 3 जो है ना, इनका पहले एक बार निकालो मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे 18 अपॉन सम यानी 9, तो 18/9 इसका 2 आ जाएगा। फिर 2 और 2 मिला के हो जाएंगे सीरीज में, तो जब सीरीज में सेम कैपेसिटर्स होते हैं सी और सी के, तो वो C/2 हो जाते हैं। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगा ना, वो आएगा 1। या फिर आप नॉर्मल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आपको जो अच्छा लगे, ये आपका अपना विचार। तो देखो अब यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, अब चार्ज निकाल सकते हैं डायरेक्टली, C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी यानी 10। तो C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी करके जो क्यूनेट यहाँ से मिल रहा है ना, ये क्यूनेट चार्ज यही सेम चार्ज होगा तीनों पे। तीनों पे यहाँ पे जो चार्ज होगा चार्ज सेम होगा, क्योंकि सीरीज में हमेशा कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे किसी एक कैपेसिटर पे चार्ज पूछता, तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते थे, C इक्विवेलेंट निकाल के, जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही इस पे आएगा, उतना ही तीसरे वाले पे भी हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों का कैपेसिटेंस हमने माना है 3 3 3 है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला तो है सीरीज में इन दोनों पैरेलल वाले के इक्विवेलेंट के साथ में, मतलब अगर इन दोनों को हटा के, ये 3 और 3, इन दोनों को हटा के हम एक कैपेसिटर अगर लगा दें इक्विवेलेंट के इक्वल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 और 3 का 6, 3 + 3 पैरेलल में 6। तो ये एक 3 का है और ये एक 6 का कैपेसिटर मान लो यहाँ लगा हुआ है। तो अब देखो इक्विवेलेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सबसे पहले इन दोनों का निकाल लो, उसके बाद ये सीरीज में हो जाएगा, इसका आएगा आपका कितना 6, और 6 और 3 जब सीरीज में रहेंगे तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। यानी कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट जो हमारा आ रहा है ना, वो 2 फैराड आ रहा है। अब देखो नेट चार्ज हमें मिल गया यहाँ से 20। अब जब 20 चार्ज पता चला, तो इस पे चार्ज तो 20 होगा, क्योंकि ये तो सीरीज में है इन दोनों के इक्विवेलेंट के साथ में। अब ये दोनों अगर एक कैपेसिटर होते हैं और ये एक, तो ये सीरीज में होते हैं ना, तो अगर इस पे चार्ज 20 आ रहा है, तो ये वाला जो कैपेसिटर बनता है इस पे भी यहाँ पे 20 चार्ज आता है। लेकिन अब ये खुद 2 कैपेसिटर में बटा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, चार्ज जो है अगर दोनों इक्वल है ना, तो आधा आधा चला जाएगा, अदरवाइज कैपेसिटर्स के रेशियो में चला जाएगा।
मतलब मान लो टोटल चार्ज Q है, इस पे Q2 गया, इस पे Q3 गया, तो इस केस में देखो Q2 इक्वल्स टू Q3 है, क्योंकि C2 इक्वल्स टू C3 है। अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर जो हमारा चार्ज है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो फिर वहाँ पे कैसे होता? तो Q होता है CV, Q जो है C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका कैपेसिटेंस बड़ा रहेगा उसको बड़ा वाला चार्ज देंगे, और जिसका कैपेसिटेंस छोटा है उसको छोटा पार्ट देंगे चार्ज का। जैसे मान लो ये 2:3 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल 5 पार्ट्स हो गया, तो 2/5 चार्ज हम इसको दे देते हैं और 3/5 चार्ज हम लोग इसको दे देते हैं, इस कैपेसिटर को। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं Q3 क्या आएगा। और देखो एक मेथड तो वो भी था हमारा, जो ये पॉइंट का एनालिसिस करके यहाँ पे मान लो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज करके भी करते थे ना। इसका हमें नहीं मालूम है, देखो इसका 0 तो इसका 0 तो इसका 0 पूरे का 0। फिर देखो 0 से हम लोग 10 प्लस आए बैटरी के वजह से, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, इस पे 10। अब देखो यहाँ तक का पोटेंशियल हमें मालूम है, यहाँ का भी मालूम है पूरे का। अब इसको हमें नहीं मालूम है तो इसको हम मानते हैं x। अब देखो फिर वापस क्या करोगे, x माइनस 10 इंटू 3, फिर x माइनस 0 इंटू 3, फिर x माइनस 0 इंटू 3। जब आप ये करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, और उस x के वैल्यू से आप निकालोगे ना जब, तो आपको फिर से सेम आंसर मिलेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि सी इक्विवेलेंट वाले टेक्निक से इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे जैसे ये 6 फैराड का कैपेसिटर है, इस बार इसको कनेक्ट किया है 4 और 2 से। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इस बार हमें सी इक्विवेलेंट पहले निकालना है। तो 4 और 2 का मिलेगा कितना, हमारा 6 आ जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो 6 आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है। और 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट जो आएगा ना यहाँ से, वो 6 और 6 का 6/2 यानी कि 3 फैराड। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया, चार्ज क्या आएगा, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V, यानी 3 इंटू 30, 90 कूलम का चार्ज आया। तो देखो इस पे प्लस 90 हो जाएगा, इस पे माइनस 90। अब देखो 90 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:2 के रेशियो में, मतलब 4 पार्ट इसको ऊपर वाले को देना है, यहाँ पे इसको हमें देना है 4 पार्ट, इसको देना है 2 पार्ट। कैपेसिटेंस के रेशियो में ही देना होता है। तो देखो टोटल क्या करेंगे, 90 को 6 जगह डिवाइड कर देंगे, तो एक जगह कितना आएगा 15, 15 इंटू 6। अब देखो टोटल 6 पार्ट है 15, अब 15 का 4 पार्ट हम लोग 15 गुना 4 इसको दे देंगे, 15 गुना 2 इसको दे देंगे। तो हमारा चार्ज आएगा, इस पे आ जाएगा 60 प्लस 60 माइनस 60, इस पे आ जाएगा बचा हुआ प्लस 30 और माइनस 30। तो ऐसे होता है चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो क्वेश्चन दिख बड़ा रहा था, अगर वैसे हम लोग इसको एक्स मान के करने जाते हैं तो भी बना सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ये छोटा सा टेक्निक यूज किया तो ये हमारा 2 लाइन में बन गया। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। जिसे बता देता हूँ, देखो इस पे अगर प्लस Q चार्ज आएगा, प्लस Q या फिर बोल लो प्लस Q1 बोल लो, माइनस Q1, फिर क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्लस Q2, इस पे माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, यहाँ पे माइनस Q3। तो ऐसा ही इस पे भी चार्ज आएगा। तो देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक बार निकाल लोगे ना, तो फिर आपको Q1 मिल जाएगा, क्योंकि Qnet जो आएगा ना वो Q1 के इक्वल होगा। क्योंकि ये कैपेसिटर क्या है, बेसिकली इनके साथ मान लो इनका दोनों का इक्विवेलेंट ये हुआ तो इसके साथ सीरीज में है, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर ये हुआ तो इसके साथ सीरीज में है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 3 कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में हो गए, अब तीनों सीरीज में है, तीनों पे चार्ज सेम होगा, और चार्ज कितना होगा, Qnet इंटू CV। अब देखो यहाँ पे Qnet कैलकुलेट करना ईजी है। ईजी क्यों है, देखो बताता हूँ, ये सब आप लोग खुद से लिख लेना। तो देखो यहाँ पे Qnet कैलकुलेट करने के लिए, Cnet कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 + 3 + 7, तो कितना हो गया, 7 + 3 10 और 2 12 का ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखो इसका 12 हो गया, इसका 4 + 2 6, अब इसका 12, इसका 6, इसका 4। तो अब आप ऐसे कर सकते हो ना, देखो 6 × 12 अपन 6 + 12, 6 × 12 आपका आएगा 72/6 + 2, इसका आ जाएगा यानी कि 18, 72/18 यानी कि 4 फैराड आ जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। उसके बाद 4 आ गया और ये ऑलरेडी 4 है, तो 4 4 का मिलाकर 2 हो जाएगा, और एक बार 2 आ गया तो 2 × 42 Qnet आपको मिल जाएगा 84 कूलम। अब 84 कूलम चार्ज जिसको आप दोगे, उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस 4:2 के रेशियो में, फिर इसी 84 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7:3:2 के रेशियो में, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की।
तो ये कैपेसिटर क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया, ऐसे कैपेसिटर जिनमें दो प्लेट्स होते हैं। प्लेट्स स्क्वायर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो देखो दो प्लेट्स हैं, मान लो इन प्लेट्स का कुछ एरिया, जो ए दिख रहा है, ए हमारा होगा एरिया, और इस प्लेट का डी जो है प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ए है जो हमारा एरिया है दोनों का। अब इसका कैपेसिटेंस क्या हम लोग ऊपर में निकाले थे, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया होता है ना, एरिया बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसे देखो, इस प्लेट को, यहाँ जो ये प्लेट था, ये वाला प्लेट मान लो है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो एरिया जो है हमारा, अब जो हम इस फॉर्मूला में एरिया ले रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग एरिया लेते हैं ना, बस ये बीच का जो देख रहे हो, ये जो मान लो ये बीच का जितना पार्ट है ना, इफेक्टिव एरिया जो इस प्लेट का इतना, इस प्लेट का इतना, ये जो इफेक्टिव वाला एरिया है ना, बस वही लेना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस फॉर्मूला में जो ए है वो इफेक्टिव एरिया है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का ओवरलैपिंग एरिया जो है ना, बस वही कंसिडर करना है। तो देखो इस पे एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक कैपेसिटर है, अब यहाँ पे कुछ प्लेट्स हैं, सबका एरिया अलग अलग है। एरिया अलग है कैसे मालूम चला, देखो लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेट है हमारा, जिसका लेंथ है, या फिर जो बोलो एज लेंथ जो है एल है, साइड लेंथ। तो देखो स्क्वायर प्लेट साइड लेंथ एल, अब अगले वाले का लेंथ कम हो गया, अब लेंथ कम हुआ यानी कि ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि इसका अभी भी जो एक साइड का डायमेंशन होगा वो अभी भी एल ही होगा, तो एल और 3l/4, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। फिर इसका भी कुछ एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया कितना चेंज होगा, जितना साइड में रिडक्शन आया, मतलब 3/4 हो गया साइड एक, तो एरिया क्या होता था, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब देखो ये 3/4 हो गया ना, एल तो वही है इंटू 3/4, तो एरिया भी हो जाएगा ए इंटू 3/4। सिमिलरली यहाँ पे एरिया a/2 हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। अब देखो कैपेसिटर्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3, टोटल 3 कैपेसिटर हो गए, एक यहाँ, दो यहाँ, 3 यहाँ। तो देखो कैपेसिटर 1 का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पे ए इफेक्टिव, तो इफेक्टिव एरिया कितना है 3a/4 अपॉन डी। फिर सिमिलरली इसका ई एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन डी, फिर इसका वैसे ही लिख लेंगे। अब ये तीनों सीरीज में है, तो अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है, ये एक प्लेट कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये एक ही प्लेट है, ऐसे सीढ़ी जैसा गया हुआ है, एक दूसरा प्लेट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, यहाँ पे कैपेसिटर्स जो थे सीरीज में थे, क्योंकि ये अलग अलग प्लेट्स थी, लेकिन यहाँ पे सेम प्लेट है, सेम प्लेट है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा हर जगह पे। देखो इसका पोटेंशियल अगर v है ना, तो इस पूरे प्लेट का ही v होगा, या v1 बोल लो, इसका पूरा v2 होगा, मतलब सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है कैपेसिटर्स, बस इनके बीच का जो सेपरेशन है ना वो अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, तीनों पैरेलल में होंगी। ये पहला हो गया मान लो, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, टोटल 3 कैपेसिटर्स तीनों पैरेलल में। तो इसको C1 बोल लो, इसको C2 बोल लो, इसको C3 बोल लो। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो इफेक्टिव एरिया लेंगे, फिर से ये एरिया ए, बीच का एरिया ए, फिर ये एरिया ए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, सिमिलरली ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसका जब आप C1 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको C1 क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कितना है, ये देखो यहाँ तक डी, यहाँ तक 2d, यहाँ तक 3d, पूरा डिस्टेंस हमारा 3d, प्लस इसके केस में देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, यहाँ तक d, फिर यहाँ तक 2d, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारा आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब। ये डाई इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे क्या होता है, देखो इस पे पास्ट में पिछले 3 साल में क्वेश्चन पूछा है एटीसी ने, तो इससे मान के चलो एक क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से समझना। मेनली वो लोग 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछे, एक तो कैपेसिटेंस वाला पार्ट, दूसरा चार्ज वाला पार्ट, तीसरा है डाई इलेक्ट्रिक वाला पार्ट। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक को समझते हैं। जैसे हमारा जो कैपेसिटेंस होता था पैरेलल प्लेट के केस में, क्या होता था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब देखो अगर इसके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे रहे हैं, या फिर मान लो ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, या फिर एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, अब ये जो के होता है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यही होता था वहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ, वहाँ पे जो एप्सिलॉन आर होता था, जिसको हमने डिफाइन किया था के बोल के, ये वही वाला है। तो देखो
यहाँ पे के हमें मालूम होगा, इसके अंदर कुछ मटेरियल हमने भरा है उसका। अब इसके भरने से क्या इफेक्ट आता है, तो वो इफेक्ट आता है के इंटू जो सी नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस है, ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वही पहले वाला है, और के बस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सी न्यू इक्वल्स टू के टाइम सी ओल्ड। यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख लेते हैं इक्वल्स टू के टाइम्स सी नॉट। ओके, इसको बोल देते हैं सी नॉट। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से। ये तब का केस है ना जब हम पूरे प्लेट के बीच का जितना भी एरिया है ना, प्लेट के बीच का जितना भी पूरा वॉल्यूम है उसको हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों बोलते हैं इसको, ये कुछ ऐसा क्यूबिकल स्लैब होगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस दिख रहा है तो ऐसा है, ये कुछ ऐसा क्यूबिकल स्लैब होगा। इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग भरे होंगे, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं ना, ये प्लेट्स खुद भी तो स्क्वायर प्लेट्स होती हैं ना, ऐसे प्लेट्स होती है। तो ये प्लेट्स भी दोनों साइड से हमारी स्क्वायर प्लेट्स लगी हुई हैं, तो इसलिए इसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक भरा जाएगा वो कुछ क्यूबिक या रेक्टेंगुल ये हमारा होगा क्यूबॉइड जैसा। तो देखो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ये वाला कैपेसिटर मान लो दिया हुआ है, तो इसके बीच में क्या किया, इसके बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक को भर दिया। ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। तो जब दो डाइलेक्ट्रिक भरते हैं ना हम लोग, जैसे देखो इस प्लेट के एरिया के लॉन्ग यहाँ पे फिल किया है, यही सेम क्वेश्चन उसने पूछा। उसने क्या किया था, इसको d/4 कर दिया था, इस वाले को d/4 कर दिया, इसको 3d/4 कर दिया। ऐसे करके उसने दो अलग अलग मीडियम फिल कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास सीरीज में दो कैपेसिटर्स आ गई। सीरीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये अलग पॉइंट है, इसका पोटेंशियल जो है वो अलग है, इसलिए ये यहाँ तक कनेक्टेड है, फिर यहाँ से एक नया कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में। तो देखो डिस्टेंस जब इक्वल है ना, तो C1 कैसे लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D2। यहाँ पे C2 इक्वल्स टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। जो क्वेश्चन हमसे एटीसी ने पूछा था उसमें क्या करना था, बस यहाँ पे d/4 कर देना था, यहाँ पे 3d/4 कर देना था, बस बाकी सेम है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा हम डालते हैं जिसका थिकनेस जो है ना वो कम है, मतलब बीच का गैप मान लो d है, और उससे कम थिकनेस का, मतलब बीच में कहीं भी एक हमने डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली डाल दिया, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 - 1/k। टी क्या है, थिकनेस है। इस स्लैब का जितना थिकनेस रहेगा ना, T अगर थिकनेस है तो ये वाला T है, और K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D क्या है, प्लेट के बीच का सेपरेशन। अब यहाँ बाकी में ध्यान रखना है, यहाँ पे एयर रहना चाहिए, यहाँ पे एयर और बीच में कहीं भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ऐसा केस है तो क्लियर समझो कि इस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इससे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक्स थे ना अलग अलग, तो उस केस में ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है वो भी एयर के साथ है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, द पोजीशन ऑफ स्लैब डज नॉट मैटर। देखो ये प्लेट जो है मान लो यहाँ पे है, ये प्लेट यहाँ नहीं हो कि यहाँ भी होता ना, अगर मान लो प्लेट यहाँ होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लेट अगर यहाँ होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक थिकनेस और के सेम है ना, ये सेम कैपेसिटेंस आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लो यहाँ पे, a slab of k equals to 2 is inserted between plates of a parallel plate capacitor of capacitance 50 farad. If thickness of the slab is d/3, find the new capacitance. देखो अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ऊपर वाला। कैसे सॉल्व करेंगे, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस थिकनेस कितना दिया हुआ है d/3 इंटू 1 - 1/k, के दिया हुआ है 2। अब जब कैलकुलेट करते हैं देखो कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस, यहाँ से 1/2 अंदर से आएगा और ये d/3 है तो d/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d माइनस d। अब हमें कितना मिला, c इक्वल्स टू ये देखो 6/5 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो देखो इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ही होगा इनिशियली, वो हमें दिया हुआ है 50 यहाँ पे, तो सी न्यू हमारा आ जाएगा 6/5 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 60 फराड। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में नया कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक देख लो ये वाला, ये है पैरेलल का केस।
ऐसे केस में हम लोग पैरेलल में लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो ये हमारा प्लेट है ये वाला, तो दो प्लेट्स हमारे पास हैं, दो प्लेट्स के बीच में इस बार हमने क्या किया, इस बार वर्टिकली फिल नहीं करके हमने हॉरिजॉन्टली फिल कर दिया। मतलब पहले हम यहाँ बीच से फिल करते थे आधा इधर आधा इधर, लेकिन इस बार हमने ऊपर K1 नीचे K2 फिल किया। अब देखो अगर ये दो कैपेसिटर बनेंगे ना, एक ये और एक ये, दो कैपेसिटर बने अलग अलग, इन दोनों का जो रिलेशन होगा ना वो पैरेलल वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस दो पॉइंट के बीच में ये वाला कनेक्टेड है, इस दो पॉइंट के बीच में ये वाला कनेक्टेड है, और ये मेटल प्लेट होती है ना, तो पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे सेम होगा, मतलब ये सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो इसलिए ये पैरेलल में होंगे। फिर पैरेलल में है, यहाँ पे इस बार डी जो है हमारा सेम रहेगा, डी चेंज नहीं होगा। पहले क्या होता था, डी चेंज होता था, इस बार एरिया चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस जब लिखेंगे ना तो एरिया आधा आधा में हमने बांटा है ना, तो एरिया A/2 और A/2 हो जाएगा। तो देखो सेम चीज़ हमने किया है, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन डी, यहाँ पे सेम। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जब फिल करते हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ है वही। ऐसा क्यों होता है इसका देखो, ये यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डॉट डी। अब ई इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डी, तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिला क्या, E1 इक्वल्स टू E2। मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना हमारा ऊपर के रीजन में और नीचे के रीजन में, वो दोनों सेम होगा। यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना है। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा वी है वो सेम है और डी भी सेम है। ई क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखते थे इनफाइनाइट प्लेट के लिए, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ये पहला वाला इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट दूसरा वाला। तो अब यहाँ पे हमारा जो सिग्मा 1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट आया, तो अब क्या होगा देखो, एप्सिलॉन नॉट तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल्स टू K1 बाई K2। यानी इससे हमें क्या पता चलता है, अगर सिग्मा 1 को हम लोग एरिया से डिवाइड कर दें तो एरिया तो दोनों का सेम है ना, दोनों प्लेट्स जो हैं बिल्कुल बीचों बीच से जा रही हैं, तो इसका A/2 इसका भी A/2, तो यहाँ से Q1 बाई Q2 का रेशियो जो आता है वो आएगा K1 बाई K2। K1/K2 क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक्स का रेशियो। तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी। देखो जैसे अगर K1 ज़्यादा है, K1 बड़ा है ना, तो ये सिग्मा 1 ज़्यादा होगा, यानी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ चार्ज नज़दीक नज़दीक होंगे। तो अगर आधे प्लेट पे बात करें तो इस पे चार्ज ज़्यादा होगा और इस पे चार्ज कम होगा अगर K2 छोटा है तो। यही बात हमें यहाँ से मालूम चल रहा है। और टोटल चार्ज भी कम होगा अगर K2 छोटा है तो, साथ ही चार्ज डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि चार्ज कम हो गया ऑटोमेटिकली एरिया तो सेम है, तो चार्ज डेंसिटी कम होनी ही है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जैसे कि ये ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा ट्रिकी है बस समझने में। देखो क्या ये बोल रहे हैं ना कि वाटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो कंटिन्यूअसली पॉर किया जा रहा है एक कैपेसिटर के बीच में। अब इसका जो रेट है ना वो V के रेट से फ्लो हो रहा है, वाटर जो आ रहा है V के रेट से फ्लो हो रहा है, यानी T10 के बाद कितना पानी होगा, V इंटू टी, तो यहाँ तक पानी भरा होगा। अब V इंटू टी जब पानी भरा होगा, अगर ये स्क्वायर है पहले से पूरा प्लेट, तो इसका लेंथ L और ब्रेड्थ भी L होगा, तो ये जो एरिया आएगा ये हमारा इसका क्या आएगा, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर VT है यहाँ तक का लेंथ, तो इसका इधर के साइड में ब्रेड्थ कितना, ये तो L होगा, तो L इंटू VT ये इस नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। और डिस्टेंस हमें मालूम है, तो यहाँ फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं पैरेलल में, एक ऊपर जहाँ पे एयर है, एक जहाँ पे पानी है। तो एयर वाले का ये एरिया हो गया, ये पानी वाले का एरिया हो गया, और ये L माइनस VT मतलब ये वाला लेंथ इंटू जो ब्रेड्थ जो भी है L, ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया पूरा पूरा। अब देखो क्या किया हमने, एप्सिलॉन नॉट A इंटू L, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K VT इंटू L अपॉन डी, डी दोनों के लिए सेम है। तो ऐसे करके हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट यहाँ भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या किया है देखो, यहाँ पे कैपेसिटर जो था उसमें हम लोग यहाँ पैरेलल वाले सेंस में भर रहे थे, मतलब दो प्लेट्स के बीच में ऐसे भर रहे थे हॉरिजॉन्टली मानो तो, यहाँ पे प्लेट्स को वर्टिकल रख के फिर हम लोग भर रहे हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ तक हमने भरा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर वाटर जा रहा है इधर से V के रेट से, तो एक टाइम के बाद VT यहाँ पे वाटर का लेवल होगा और D माइनस VT एयर का लेवल होगा। अब यहाँ पे एयर और वाटर का इंटरफेस है, तो सिंपली हम लोग अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी इंटू 1-1/K। अब यहाँ पे K वाटर का डाल देंगे और D के जगह पे ना ये VT पुट कर देंगे। अब मानो ये D लेंथ का डाइलेक्ट्रिक होता था, तो ये VT लेंथ का डाइलेक्ट्रिक हमने फिल कर दिया है, तो किसी भी टाइम T पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे मोर देन 2 डाइलेक्ट्रिक्स जब फिल करते हैं तब क्या होता है, तो देखो
ये K1 और K2 ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि बीच में बाउंड्री आ गई, और इनका इक्विवेलेंट जो होगा ना वो K3 के साथ सीरीज ये पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज उसके साथ ये पैरेलल। बाकी मेथड सेम रहेगा। एरिया जो a/2 हो जाएगा, इनके लिए लेंथ भी d/2 और d/2 हो जाएगा, इसके लिए d हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर 4 जगह डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, बीच में एक बाउंड्री आ गया, बाउंड्री आया तो K1 और K2 जो होंगे सीरीज में, K3 K4 सीरीज में, और आपस में ये सारे पैरेलल में होंगे, K1 K2 का इक्विवेलेंट और K3 K4 का इक्विवेलेंट। अब ध्यान रहे, ये जो बीच का पॉइंट है ना, बीच का लाइन है जो, ये इक्विपोटेंशियल नहीं है क्योंकि ये मेटल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है नॉन मेटेलिक हमारा है। तो इसलिए अगर ये बीच में हम ऐसा बनाएंगे ना तो हमारा सर्किट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल अगर सेम रहता तब तो ऐसा बना देते, इसका पोटेंशियल सेम कर देते, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा ध्यान रखना है कि ऐसा वाला सर्किट बनता है जब 4 डाइलेक्ट्रिक्स डाल दे कैपेसिटर के बीच में। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर, मान लो 2 कैपेसिटर है हमारा, एक 6 और एक 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इतना बार हम लोग देख चुके हैं, वैसे ही आप बोल दोगे 2 फैराड। तो इसका इक्विवेलेंट आया 2 फैराड, तो दोनों पे चार्ज कितना आएगा, क्यूनेट जो आएगा ना वही क्यूनेट दोनों पे आ जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो क्यूनेट इक्वल्स टू 2 × 10 20 कूलम। तो देखो इस पे 20 आया, इस पे -20 आएगा, इस पे +20, इस पे -20। हमेशा पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से सी इक्विवेलेंट आ गया, इनिशियल चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया, हमने इस पूरे सेटअप को रखते हुए क्या किया, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक लाके K = 2 का डाल दिया सेकंड वाले कैपेसिटर में यहाँ पे। अब जब आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे क्या होगा, एक नया कैपेसिटेंस आएगा इस वाले का, और नया वाला क्या आएगा, C' = 2 × जो इनिशियल कैपेसिटेंस था, यानी कि 3 × 2 6 फैराड। अब ये भी 6, ये भी 6, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3। अब इक्विवेलेंट 3 आया तो नया चार्ज तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखो C इक्विवेलेंट × 10 = 3 × 10 30 आएगा। तो नया चार्ज इस पे +30, इस पे -30, इस पे +30, इस पे -30। तो अब चार्ज चेंज हो गया। अब चार्ज चेंज हुआ तो कुछ बैटरी ने काम किया होगा, बैटरी का काम निकालना है तो क्या करना है, ΔQ × V। ΔQ क्या होगा, देखो इस पे पहले -20 था, अब -30 हो गया, मतलब इससे 10 और निकल के गया होगा बैटरी के थ्रू, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा, तो ये +30 हो गया होगा, और इसके +30 होने से इंडक्शन से ये -30 और फिर ये +30 हो गया होगा। तो यानी बैटरी से चार्ज अगर Q बोलेंगे गया तो Q कितना गया, 30 - 20 = 10। तब 10 × 10 100 जूल का वर्क बैटरी ने किया। अगर आपसे हीट लॉस पूछता तो सेम आप फॉर्मूला लगा देते, ΔQ²/2C। अब यहाँ भी एक सेम क्वेश्चन ही है लगभग, यहाँ पे भी हमने वही काम किया है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें निकल के आएगा वर्क डन बाय बैटरी = Q' - Q × V। वही सेम ऊपर वाला मेथड हमने यूज किया है, और Q' = निकल के आता है, जो नया चार्ज आएगा वो KC/K+1। तो ऊपर वाले केस में जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सेम वही चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पे K से डिफरेंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे दोनों C जो है सेम है, मतलब सेम कैपेसिटर्स हैं दोनों, और बाद में चेंज हो रहे हैं, तो उनके लिए हमने प्रूफ किया है। लेकिन ये याद नहीं रखो, आप ये मेथड समझ लो कैसे कैलकुलेट करना है, कोई बड़ा मेथड नहीं है, इससे आपका गलत नहीं होगा। तो देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर हम लोग प्लेट के बीच का डिस्टेंस इधर उधर कर रहे हैं बिना कुछ और चेंज किए हुए, जैसे मान लो ये प्लेट्स हैं, ये d डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं हम लोग, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये चार्ज होती हैं और इस पर कुछ चार्ज क्यू आ जाता है। अब मान लो, अब इस डिस्टेंस को हमने क्या किया, घटा के d/2 कर दिया, यानी कि प्लेट्स को और पास में ला दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कैपेसिटेंस क्या होता है, ε0A/d। चार्ज क्या होता है, C × V। U क्या होता था, इंटरनल एनर्जी कैपेसिटर का, U = ½ CV²। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/d। अब क्या कैसे चेंज होगा ये देखो, सबसे पहले जब आप डिस्टेंस को d/2 करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी को हमने हटाया नहीं है, ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं बैटरी इज कनेक्टेड, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है तो वो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि अभी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब क्या हो रहा है, C क्या होगा, देखो ये d/2 होगा ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो नया कैपेसिटेंस निकल के आएगा ना वो आपका आ जाएगा 2ε0A/d। ये होगा नया कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस चेंज हो गया, V सेम है। अब Q का क्या होगा, Q क्या होता था, C × V। अब C तो चेंज हो गया हमारा,
देखो सी यहाँ पे बदल गया, सी हमारा 2c के इक्वल आ गया, ये वाला 2c। तो अब जो हमारा ये क्यू होगा ना वो 2c इंटू वी, यानी कि इनिशियल चार्ज का दोगुना हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इसको भी हम लोग लिख देते हैं, और 2c, और क्यू क्या हो जाएगा 2cv। यहाँ पे cv है, यहाँ पे डबल हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, तो देखो अभी भी c जो है हमारा वो 2c हो गया, v तो वही का वही है, तो हाफ इंटू 2c इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स हो गया ना 2u, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 2u। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड v अपॉन डी होती है। तो देखो v तो सेम है, लेकिन d जो है हमारा, ये d बदल के हो गया है d/2। अब ये जो d/2 हुआ इसकी वजह से ये दो तो है ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2v अपॉन डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन जाएगी 2v अपॉन डी, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये जो एक प्लेट के लिए अगर बात करें, तो एक प्लेट पे क्या होगा हमारा, ये जो चार्ज है 2q और 2q हो जा रहा है, तो एक प्लेट पे जो हमारा फोर्स होगा वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो देखो दोनों पे ही चार्ज डबल हो गया, दोनों प्लेट पे, इस पे +2q, इस पे -2q, यहाँ -2q, यहाँ +2q। तो अब जो फोर्स है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो हमारा है वो डबल हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, बैटरी को अगर हम डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब देखो सबसे पहले हमने चार्ज किया, इसको चार्ज कर दिया, सी कैपेसिटर, इसको हमने इस वी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज किया। अब चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया, मतलब ये बैटरी अब मान लो गायब हो गई, बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब इस कैपेसिटर में हम लोग डिस्टेंस को d/2 कर देते हैं, तो क्या होगा, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, जैसे डिस्टेंस d/2 होगा हमारा, डिस्टेंस d/2 होने के बाद अब क्या होगा, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो मेंटेन्ड है नहीं इसके क्रॉस में, मतलब ये चार्ज जो है ना, चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ नहीं लगा हुआ है तो चार्ज जो है वो हमारी सेम की सेम रहेगी। तो अब क्यू जो है सेम रहेगा, और क्यू सेम है ना, तो अब क्या होगा, सी तो अभी भी चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ, सी तो बस डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वर्सली, तो सी जो हमारा 2c हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, v के केस में क्या होगा, v तो हमारा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, अब देखो चार्ज सेम है, c चेंज हो गया तो v को चेंज होना पड़ेगा, और v क्या होगा, v जो हमारा न्यू आएगा, v डैश इसको बोल लो, v डैश इक्वल्स टू जो हमारा देखो इनिशियल चार्ज q, q कितना था, q बाई न्यू कैपेसिटेंस कर दो c डैश। देखो अब देखो सी डैश इसको हमने कर दिया, तो यहाँ से देखो क्यू जो हमारा है वो इनिशियली कितना था, सी वी बाई सी डैश कितना 2c, ये बन गया वी डैश इक्वल टू v/2। ओके, अब देखो यहाँ से यू इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा, तो इंटरनल एनर्जी पहले कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर, अब v जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, साथ साथ c भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, q क्योंकि सेम है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं q² अपॉन 2c। q तो अभी कभी वही है पहले जो था, और लेकिन हमारा सी जो चेंज हो गया, तो ये 2c के जगह पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर इसको सी डैश कर देते हैं तो ये हो जाएगा q² अपॉन 2 इंटू 2c, दैट्स इक्वल टू u/2। तो ये चेंज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी हमारी v अपॉन डी, अब देखो यहाँ से हमारी v भी v/2 हो गई और d भी d/2, तो हमें क्या मिलेगा v/d, अभी भी सेम वही आएगा जो पहले था। फोर्स क्या चेंज आएगा, क्यू सेम है, क्यू सेम है इसलिए फोर्स भी सेम का सेम आएगा जो पहले था, क्योंकि क्यू चेंज नहीं हुआ तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। तो हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब किसी एक एक्टिव सर्किट, उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लगा दिया हमने डाइलेक्ट्रिक इसके प्लेट्स के बीच में। तो अब देखो क्या क्या चेंज होगा, देखो सबसे पहला जो नया कैपेसिटेंस निकल के आएगा ना वो तो के टाइम्स हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस के, क्योंकि के जाने से के सी हो जाएगा। अब जब सी ये हमारा चेंज हो गया, नया वाला कैपेसिटेंस चेंज हो गया, ये के सी टाइम्स हो गया, और जबकि बैटरी हमने कनेक्टेड रखा है, बैटरी कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन्ड है, तो जो नया चार्ज आएगा ना क्यू न्यू, ये हमारा आ जाएगा के सी इंटू वी, यानी कि के इंटू क्यू।
ये हमारा नया चार्ज आएगा। वी जो है अभी भी सेम रहेगा क्योंकि ये सेम बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखो, ये जो इन एनर्जी है ये कितनी चेंज होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, वी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर ले रहे हैं। तो वी सेम है, सी जो हमारा है वो चेंज हो गया, ये कितना के टाइम्स हो गया, तो हाफ के सी वी का स्क्वायर यानी कि के टाइम्स यू हो गया। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि देखो अंदर में स्लैब के वजह से जो फील्ड आएगी ना वो इसके वजह से, मान लो ये स्लैब अगर एक तरफ जो फोर्स लगाएगा किसी भी एक प्लेट पे, मान लो देखो यहाँ पे अगर इस निगेटिव की वजह से इस प्लेट पे फोर्स देखोगे तो निगेटिव, और ये जो है हमारा ये भी निगेटिव, इस पे फोर्स जो हमारा आएगा ना वो रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ आएगा, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इसकी वजह से सेम पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगा। और ये सारे सारे इनफाइनाइट सीट्स टाइप के बिहेव करते हैं। तो अगर ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि ये जो चार्ज जो पोलराइज होकर आएगा ना वो इक्वल आएगा दोनों तरफ, बस निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो जो फील्ड आएगी ना किसी भी एक प्लेट पे जो फोर्स आएगी वो कैंसिल हो जाएगी इस अंदर वाले के वजह से। और बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन दो जनरेट होंगी, एक आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगी, ये जो हमारी पहले से रहती, अगर ये स्लैब नहीं होता तब भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आती ना, ई नॉट। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ई नॉट, इनिशियल फील्ड हमारा ये है। ई नेट अब नया क्या हो जाएगा, ई नॉट प्लस ई ड्यू टू स्लैब। पहले हमारा ई नॉट जो है यही वाला ई ये है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक नया स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो अब देखो ई नेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई के। और ये कहाँ से मिला, ये वाला टर्म ये हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था ना इस पॉइंट पे, वो आ रहा था ई नॉट बाई के। अब ये ई नॉट बाई के आ रहा था और ये इक्वल है ई नॉट, और ये जो स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिखा था इसलिए प्लस किया था, लेकिन अब साइन भी कंसिडर करना होगा, तो ई नॉट माइनस ई एस। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, ई एस इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। अब यहाँ से आप क्या करो, दोनों में से ई नॉट कॉमन ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, ई नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के। अब आप लिख सकते हो ई एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्लैब बाई एप्सिलॉन नॉट इस स्लैब के लिए, क्योंकि ये भी इन्फाइनाइट सीट के जैसा बिहेव करेगा। अब देखो ये हमारा इक्वल किसके होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा स्लैब इक्वल्स टू सिग्मा इंटू वन माइनस वन बाई के। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो क्यू एस बाई ए इक्वल्स टू क्यू बाई ए, क्योंकि एरिया स्लैब का भी एरिया सेम आएगा और प्लेट का भी एरिया सेम आएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू, ये जो हमारा स्लैब का चार्ज है इसको हम क्यूपी भी बोलते हैं, क्यू पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आया ना वो आएगा स्लैब पे आया हुआ चार्ज, और ये इक्वल टू आता है क्यू इंटू वन माइनस वन बाई क्यू, तो ये आता है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्स ऑन वन प्लेट, तो देखो देखो ये जो फोर्स आएगा ना अनदर प्लेट के वजह से ही बस आएगा, जो स्लैब की वजह से है ना वो हमारा जीरो फोर्स आएगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, अगर स्लैब इस पॉइंट पे, अगर इस पे इधर की वजह से आगे फोर्स लगेगा रिपल्सिव, तो इधर की वजह से पीछे लगेगा। सेम अगर इस पे बात करोगे तो निगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, तो नेट फोर्स स्लैब की वजह से जीरो हो जाएगा, जो फोर्स आएगा सो इस प्लेट की वजह से। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम अपने वापस से आते हैं यहाँ पे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, सेम क्यों रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव की वजह से होगा वही निगेटिव की वजह से। और यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे हमारा ई का जो फॉर्मूला है इसमें वी भी सेम है, डी भी सेम है, तो वैसे भी ई चेंज नहीं होनी है। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स नीचे में यहाँ पे हमने देखा के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जो देखो चार्ज है ना के क्यू टाइम्स हो रही है, और के क्यू का स्क्वायर, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, के क्यू वन क्यू टू, ये होता था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Q1 भी के टाइम हो रहा है, Q2 भी के टाइम हो रहा है, तो फोर्स जो है वो के स्क्वायर टाइम हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। देखो अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके तब अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, तो देखो मान लो ये इसको हमने हटा दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब क्या होगा, इस पे चार्ज जो है ना वो फिक्स हो जाएगा, जैसे हम लोग डिस्टेंस वाले पार्ट में किए थे, डिस्टेंस हम लोग घटा रहे थे चार्ज को सेम रख के, क्यों, क्योंकि हम लोग बैटरी को हटा दे रहे थे। तो यहाँ भी देखो चार्ज सेम है, तो अब क्या क्या चेंज आएगा, सी जो है वो तो चेंज होकर कैसी होना ही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा,
नेक्स्ट वी में क्या चेंज आएगा, वी जो आएगा ना वो वी बाई के हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो नया वाला वी कैसे निकालेंगे, क्यू पहले वाला ही है लेकिन सी चेंज हो गया है, के सी, तो के इंटू 1/k इंटू क्यू बाई सी। ये क्यू बाई सी क्या है, हमारा इनिशियल जो भी चार्ज हुआ करता था, तो क्यू बाई के, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी बाई के। देखो क्यू बाई सी हो जाएगा वी, और के हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिखती है। नेक्स्ट अगर हम एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्यू सेम है तो हम लोग क्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू वही का वही है लेकिन c जो है इसमें k से मल्टीप्लाई हो गया है, तो जो ये इंटरनल एनर्जी आएगा ना u बाई के हो गया। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे जाएगा, तो इस फॉर्मूला से देखो यहाँ से v जो है v बाई के हो गया है, d अभी भी सेम है, तो d अभी भी सेम है, तो उसके वजह से देखो क्या होगा, ये जो हमारा E है ना, E हो जाएगा E नॉट बाई के। नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो सेम रहेगा क्योंकि Q सेम है, Q में कोई भी चेंज नहीं आया है। अब इसके बाद देखते हैं, देखो इस पार्ट में ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट नहीं आने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले आपको बताता हूँ करंट। आई थिंक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा क्लास 10th में, लेकिन उसका कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो खैर अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो मान लो ये एक रेसिस्टर है और ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, फिर ये एक बैटरी है। तो हमने देखा सबसे पहले बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, तो प्लस वी का इंक्रीज आता है, और अगर हम लोग उल्टा जाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो वी का डिक्रीज आता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है ना, करंट जब भी फ्लो कर रही है और एक रेसिस्टर आता है, तो करंट किधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, मतलब ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल का होगा, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं और इसको मानते हैं निगेटिव। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, करंट जा रही है मतलब इधर पोटेंशियल हाई होगा, इधर लो होगा, हाई से लो की ओर जाती है करंट, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है मतलब ड्रॉप आएगा वोल्टेज में, यहाँ से यहाँ जाने में वोल्टेज कम हुआ होगा, इसका वोल्टेज कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सिमिलरली देखो आप, जब आप पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो ना, मतलब करंट जो है पॉजिटिव से जाके निगेटिव से निकल रही है, तो इस केस में भी ड्रॉप आता है क्यू बाई सी का। क्यू बाई सी क्यों, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। क्यू बाई सी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था कैपेसिटर के अक्रॉस, तो जब भी कैपेसिटर में प्लस से माइनस जाते हैं तो क्यू बाई सी का ड्रॉप आता है, और रेसिस्टर में जब भी हम लोग आगे की तरफ जाते हैं करंट के डायरेक्शन में तो आई आर का ड्रॉप आता है। तो अब किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है, देखो वो ये है, अगर हम यहाँ से चले तो यहाँ से सारे वोल्टेज हम लोग साइन के साथ लिखते हुए जाएंगे, इस पॉइंट पे जब पहुँचेंगे ना, तो इस पॉइंट तक अगर हम लिख लिए तो इसके इक्वल होगा जो भी यहाँ तक का एडिशन है। तो चलो लिख के दिखाते हैं कैसे। देखो यहाँ से शुरू किए, सबसे पहले देखो वी ए, तो वी ए माइनस, यहाँ पे जैसे ही रेसिस्टर आया आई आर का ड्रॉप आ गया। अब देखो यहाँ निगेटिव डंडा पहले, मतलब बड़ा डंडा बाद में, तो यहाँ पे प्लस बी वन, ये वाला बैटरी का ईएमएफ ऐड हो गया। फिर कैपेसिटर आया, तो कैपेसिटर की वजह से क्यू बाई सी का ड्रॉप। फिर यहाँ बैटरी जो है ये उल्टी लगी हुई है, पोलरिटी निगेटिव बाद में है, तो यहाँ पे वी टू जो भी हमारे इसका पोटेंशियल है उतना ड्रॉप आ गया। अब ये इक्वल होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के वी बी के। तो ये जो लिखा हुआ है ना इतना एक लाइन, यही है केवीएल का स्टेटमेंट या केवीएल का एक्सप्रेशन इस सर्किट के लिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, देखो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले वी ए यहाँ से, अब यहाँ से आई करंट जा रहा है 2 ओम के रेसिस्टर से, माइनस आई इंटू टू, आई का वैल्यू भी कुछ ले लो, 1 एम्पियर बोल लो, आई इंटू टू, इसको 1 लिख लेते हैं, वी ए माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो 10 वोल्ट का बैटरी, बटा डंडा बाद में, तो प्लस 10, यहाँ पे देखो 80/4 का ड्रॉप, माइनस 80/4। फिर देखो यहाँ पे एक और रेसिस्टर, फिर यहाँ पे देखो 5 इंटू 1 का ड्रॉप, माइनस 1, 5 इंटू 1।
उसके बाद देखो ये बैटरी उल्टी लगी हुई है, नेगेटिव डंडा बाद में छोटा डंडा, तो यहाँ पे -30 इक्वल्स टू वी बी। ये हमसे पूछ क्या रहा है, वी ए माइनस वी बी। तो देखो इसको वी बी को इधर लेकर चले आओ, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, इन सब को उस साइड लेकर चले जाओ, तो देखो ये जो उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा 10, और ये +20, ये वाला हमारा +5, ये वाला हमारा +30। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मान लो 30 20 50 55 57 और 10 चला गया 47 वोल्ट, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है किरचॉफ्स लॉ। अब नेक्स्ट एक चीज़ रिमेनिंग है आरसी सर्किट, लेकिन आरसी सर्किट जानने के लिए थोड़ा सा करंट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमारे रेसिस्टर वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के फिर आरसी सर्किट को करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारा कैपेसिटर बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटा है, एक बस आरसी सर्किट को छोड़ के, क्योंकि वो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में करेंगे, जब वो ख़त्म होगा तो उसी में ये भी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।